हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम विलियन चैप्टर पढ़ रहे थे और उस विलियन चैप्टर में हमने प्रासरण दाब पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं प्रासरण दाब तथा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो प्रासरण दाब और वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन संबंध कैसे होगा? तो देखो, प्रासरण दाब और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होते हैं वो दोनों ही पदार्थ के अणुसंख्यक गुण धर्म होते हैं। और हम जानते हैं कि पाई इक्वल्स टू क्या होता है, एन वी अपॉन आर टी। यानी इक्वेशन अपने क्या लिखी थी प्रासरण दाब की कि पाई वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। इक्वेशन अपने लिखी थी प्रासरण दाब की कि पाई वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। यहाँ जो एन थे ये मोल की संख्या थी, यानी पाई इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, एन वी अप आर टी। क्लियर है? क्योंकि यहाँ आ गया तो ये इक्वेशन बनी। तो यहाँ जो एन होते मोल, जो ये मोल होते हैं ये विलय के मोल होते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि माना विलय के एन बी मोल एम ए अणुभार वाले विलायक के डब्ल्यू ए ग्राम में घुले हुए हैं। और चूंकि विलयन कैसा है, तनु है, अतः विलयन के आयतन को शुद्ध विलायक का आयतन मान सकते हैं। माना विलयन का घनत्व क्या है, रो है। तब हम क्या कह सकते हैं, रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी। यानी रो क्या अपना घनत्व है, तो d इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, m अपॉन वी। तो यहाँ से m कैलकुलेट करना हो तो क्या करोगे, d इंटू वी, और d इक्वल टू क्या मानना है मैंने, रो। तो रो यानी घनत्व d बराबर m अपॉन वी, और v इज इक्वल टू क्या लिखोगे, m अपॉन रो। तो m क्या है, द्रव्यमान होता है, और ये द्रव्यमान किसका है, विलायक का द्रव्यमान है। तो डब्ल्यू ए अपॉन रो। समीकरण कितनी आ गई, 2। तो विलायक के जो मोल होते हैं, मोल बराबर क्या होता है, ग्राम में मात्रा अपॉन अणुभार। तो ये ए जो है विलायक का है, तो विलायक का द्रव्यमान प्लस विलायक का अणुभार। तो इसको इक्वेशन क्या बोला हमने, 3rd। तो डब्ल्यू ए यहाँ से कैलकुलेट करोगे, तो डब्ल्यू ए कैलकुलेट करोगे तो एन ए इंटू एम ए। क्लियर है? ये 4 इक्वेशन आ जाएगी। तो डब्ल्यू ए का जो ये वैल्यू है इसका मान समीकरण 2 में रख दो आप। तो वी का मान जो डब्ल्यू ए है, तो इसका मान समीकरण 2, समीकरण 2 क्या है, ये है। तो v इक्वस टू, वी मतलब आयतन, तो आयतन इक्वस टू क्या आ जाएगा, तो आयतन इक्वस टू आएगा एम ए इंटू एन ए अपॉन रो। और ये समीकरण कितनी आ गई, 5। अब v का मान जो ये आया है, इस v का मान समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 क्या थी कि पाई इक्वस टू एन अप बी अपॉन वी आर टी। तो v की वैल्यू आप इस, ये जो v है इसकी वैल्यू ये वाली उसमें इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर दो। तो v का मान समीकरण 1 में रखने पर पाई इक्वस टू क्या लिखोगे आप, एन बी आर इंटू टी इंटू रो एम ए इंटू एन ए। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, पाई इक्वस टू एन बी अपॉन एन ए अलग कर लिया, रो इंटू आर इंटू टी अपॉन एम ए, और ये पूरा कंप्लीट। अब मैंने इस इक्वेशन को क्या बोल दिया, 6। इक्वेशन जो 6 आई है, इस इक्वेशन 6 में आप क्या लिखोगे, तनु विलयनों के राउल के नियम से क्या पढ़ा था, वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलय की मोल भिन्न अपॉन विलायक की मोल भिन्न का अनुपात होता है। और ये इक्वेशन क्या आ गई, 7। तो एन बी अपॉन एन ए का जो मान है वो समीकरण 6 में रख दो। तो समीकरण 6 क्या है अपने पास, तो समीकरण 6 ये है। इस समीकरण 6 में एन बी अपॉन एन ए का जो मान होता है वो समीकरण 7 से रखना है। यानी पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए होता है। तो यहाँ एन बी अपॉन ए की जगह मैं पी नोट ए माइनस पी अपॉन पी नोट लिख सकता हूँ। तो क्या इक्वेशन आएगी, पाई इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए की जगह क्या लिख दो, पी नोट ए माइनस पी एस इंटू रो आर टी अपॉन एम ए, और यहाँ पी नोट ए था, ये आ गया। तो मैंने इसको टोटल को मैंने कांस्टेंट बोल दिया, यानी ये क्या है, स्थिरांक है। तो स्थिरांक है तो हम जानते हैं अगर इसको प्रासरण दाब का मैं समानुपाती लिखूंगा पी नोट ए माइनस पी एस के, तो कोई ना कोई स्थिरांक तो ये समानुपाती हो जाएगा। तो इस रिलेशनशिप से हमने क्या कैलकुलेट किया है कि समीकरण 7 से हम ये कह सकते हैं कि जो विलयन का जो प्रासरण दाब होता है वो वाष्प दाब में अवनमन के क्या होता है, समानुपाती होती है। और यही हमने रिलेशनशिप कैलकुलेट करना होता है। तो ये क्या है, प्रासरण दाब तथा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में संबंध हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं प्रासरण दाब के मापन की विधियां। क्या हेडिंग है,
प्राशन दाब के मापन की विधियां। ये एक दो विधियां पूछी जाती हैं जिसमें हम सबसे पहले फर्स्ट पढ़ेंगे बर्कले तथा हर्टले की विधि। इस बर्कले तथा हर्टले की विधि में क्या होता है, अपन के पास एक डायग्राम होता है, अपने पास ये डायग्राम होता है। इस डायग्राम में क्या होता है कि आपके पास ये जो है ये एक अर्धपारगम झिल्ली से बना पैकेट होता है, मतलब एक ये है, और इसके अंदर जो भरा होता है ये विलायक होता है और इसके चारों तरफ ये विलयन भरा होता है। तो हम जानते हैं कि विलायक के जो अणु होते हैं वो विलयन की तरफ आते हैं, क्योंकि कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन को और विलायक का प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा क्या कहलाता है, प्राशन। तो इसमें ये होता क्या है कि जो इस प्रयोग में सबसे पहले क्या होता है, इसमें विलायक भर लेते हैं और ये जो ए है, ए ट्यूब जो है, इस ए ट्यूब का यहाँ इसकी हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई अभी हाइट इतनी है फिलहाल। जैसे जैसे प्राशन होगा मतलब ये विलायक के अणु इसमें आते जाएंगे और मैंने यहाँ विलयन के ऊपर यहाँ क्या एक पिस्टन लगा रखा है, इस पिस्टन के ऊपर इसमें एक दाब मापी है और इसके ऊपर ये पी जो लगा रखा है ये बाह्य दाब है। अब क्या होगा, जैसे प्राशन की क्रिया होगी, ये प्राशन की क्रिया होगी तो विलायक के अणु विलयन में आएंगे, तो इस नली का जो ये लेवल है ये डाउन आता जाएगा। क्लियर है। मान लो सपोज करो फिलहाल जब प्राशन नहीं हुआ था तो इसका यहाँ था, जैसे जैसे प्राशन हुआ तो ये लेवल यहाँ आ गया, तो ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। क्लियर है, इसको नोट कर लेते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, इस लेवल को वापस यहाँ ले जाने के लिए मुझे यहाँ इस पर पिस्टन पे एक्स्ट्रा प्रेशर मार्क लगाना पड़ेगा। जैसे आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगाओगे तो जो विलायक के अणु विलयन में आ गए थे वो वापस कहाँ जाएंगे, विलायक में, तो इसका हाइट क्या होता जाएगा, यहाँ जाएगा। और ये प्रेशर तब तक बढ़ाना है जब तक यहाँ पे नहीं जाए। तो ये दाब मापी लगाया है, जब ये दाब माप, ये जब आप प्रेशर लगा रहे हो इसको ये दाब मापी प्रेशर मापेगा, तो जो आप ये बाह्य दाब लगा रहे हो, जो ये प्रेशर होगा यही क्या होगा, प्राशन दाब होगा। इसको हम बोलते हैं प्राशन दाब मापन की बर्कले और हार्टले विधि। क्लियर है। और ये एक नली होती है, इसमें ये बी है और ये क्या है, ए। तो इस तरह हम जो बाह्य दाब लगाते हैं उस बाह्य दाब से हम विलयन का प्राशन दाब कैलकुलेट कर लेते हैं और ये विधि पूछी जाती है, बर्कले और हार्टले की विधि। क्लियर है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है स्थिर क्वाथांकी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण होते क्या, वे द्विघटकीय मिश्रण होते हैं जिनका द्रव एवं वाष्प प्रावस्था में संघटन समान होता है तथा एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, स्थिर क्वाथी कहलाते हैं। इन मिश्रण के घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है और ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण और एक होता है अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। इसमें होता क्या है कि मान लो आपके पास कोई भी दो विलायक होते हैं, न्यूनतम, एक तो कौन सा पढ़ेंगे हम, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। न्यूनतम स्थिर क्वाथी में क्या होता है कि जो आपके पास विलयन होगा उस विलयन में दो घटक होंगे, एक तो क्या होगा, विलय होगा, प्लस एक क्या होगा, विलायक होगा। तो न्यूनतम का मतलब मान लो एक विलय का अगर हम क्वथनांक लिखें, मान लो सपोज करो एक विलय का क्वथनांक है 78 डिग्री सेंटीग्रेड और विलायक का है मान लो 85 डिग्री सेंटीग्रेड। तो न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होता है कि जो विलयन का जो क्वथनांक आता है इनके दोनों घटकों से कम क्वथनांक वाला आएगा, यानी 85 डिग्री सेंटीग्रेड और 78 डिग्री से कम, मतलब मैंने ये लिखा मान लो, तो ये इसका क्या आ जाएगा, न्यूनतम क्वथनांक स्थिर। और न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी जो मिश्रण होते हैं वो राउल के नियम से जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं वो विलयन न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं, जबकि अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी वो विलयन बनाते हैं जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। कौन से बनाएंगे एग्जाम्पल में, जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने में वो आदर्श और अनादर्श विलयन लिखे थे अपने। अनादर्श विलयन दो टाइप्स के होते हैं, एक तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, एक ऋणात्मक। तो जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे वो सारे के सारे अधिकतम क्वथनांक के होंगे। इसका मतलब ये हुआ इसमें जो विलयन का जो क्वथनांक होगा, एक विलय होगा विलयन में,
एक क्या होगा विलायक। तो विलेय का क्वथनांक सपोज करो 70 डिग्री है और विलायक का मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो विलियन का कितना आएगा 101.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इन दोनों से क्या आएगा ज़्यादा, और इनमें क्या आएगा इन दोनों से कम आएगा। किसमें आएगा न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर में। अब इसमें एक एग्जाम्पल लिख रखा है कि न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी क्या होता है। इस प्रकार की स्थिर क्वाथी का जो क्वथनांक होता है वो उसके घटकों के क्वथनांक से क्या होगा कम होगा। ये राउल के नियम से अत्यधिक विचलन दर्शाने वाले मिश्रण इस प्रकार के क्वथनांक बनाते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है 95% एल्कोहल और 5% जल का जो मिश्रण होता है वो न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री और एल्कोहल का कितना 78.5 है, परंतु स्थिर क्वाथी का जो क्वथनांक होगा वो कम आएगा क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका कितना 78.5, तो ये 78 डिग्री सेंटीग्रेड। और उदाहरण क्या है, अन्य उदाहरण क्या है एसीटोन प्लस CS2। इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है। देखो एक डायग्राम दिया है कि मैंने यहाँ एसीटोन में CS2 की परसेंट की मात्रा ली है, यहाँ टेम्परेचर दिया 20, 40, 60, 80 ये, और यहाँ ये टेम्परेचर इधर है, ये इसका टेम्परेचर इधर चलेगा। इसमें मैंने ये जो लिखा है ये जो 25, अब देखो यहाँ जो एसीटोन है ये एसीटोन का क्वथनांक तो होता है 55 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ CS2 का जो क्वथनांक मैंने लिखा है वो कितना लिखा है 46 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये यहाँ जो विलियन बनाएगा इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट आया है ये पॉइंट ये है एजोट्रोप, मतलब स्थिर क्वाथी यहाँ मिलेगा। ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 55 डिग्री से कम मिलेगा न्यूनतम में, क्योंकि 40 से इससे कम हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया। और इस पॉइंट पे वाष्प और द्रव अवस्था का जो होता है क्वथनांक वो इक्वल होता है, इसमें भी इस पॉइंट पर इक्वल होगा। तो ये है एसीटोन में CS2% की मात्रा, यानी इन दोनों से कम होगा न्यूनतम में। जबकि अधिकतम क्वथनांक के स्तर में क्या होता है कि इस प्रकार के जो स्थिर क्वाथी मिश्रण होंगे उसमें क्वथनांक के जो होते हैं उनके घटकों के क्वथनांक से क्या होगा विलियन का क्वथनांक ज़्यादा होगा। जैसे एग्जाम्पल 78% HNO3 है और 32% जल का मिश्रण है, ये अधिक क्वथनांक की स्थिर क्वाथी है। जल का जो क्वथनांक हो तो कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और HNO3 का कितना है 86, तो इन दोनों से ज़्यादा आएगा। तो विलियन का जो क्वथनांक आएगा वो कितना आएगा 120.5 डिग्री। अन्य उदाहरण क्या लिया मैंने क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन का लिया है। ये अपने एक डायग्राम ले रखा है, ये तो एसीटोन का क्वथनांक चलेगा इधर, ये किसका बोलेगा क्लोरोफॉर्म का। तो जो एसीटोन का जो क्वथनांक है वो कितना लिया है 55 डिग्री सेंटीग्रेड है। एसीटोन का कितना है 55 और इसका कितना है 61 डिग्री। तो ये जो यहाँ 61 और 55 से ज़्यादा पे यहाँ पे मिलेगा, तो ये पॉइंट किसका आ गया, ये जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर है अधिकतम क्वथनांक स्तर, यानी इस पॉइंट पर 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाएंगे। तो ये एसीटोन में क्लोरोफॉर्म की परसेंटेज मात्रा थी। तो इस तरह ये विलियन चैप्टर आपका समाप्त हुआ। इसमें एक और है कि क्वथनांक, अब नेक्स्ट जो है वो है क्वथनांक में उन्नयन के निर्धारण की लैंड्सबर्ग विधि है। कौन सी है, क्वथनांक में उन्नयन के निर्धारण की लैंड्सबर्ग विधि है। उसका एक डायग्राम होता है, इस डायग्राम में सब यहाँ कंडेंसर होता है, ये C पॉइंट मान लिया जाता है। ये उबला हुआ, इसमें क्या करते हैं, ये उबला हुआ इसको हीट करते हैं। ये विलायक लिया जाता है शुद्ध विलायक, तो विलायक जैसे उबलेगा तो इसकी वेपर बनेगी, सॉल्वेंट वेपर प्रेशर इसमें आएगा ट्यूब में। इसमें एक बैकमान तापमापी जिसको हम बोलते हैं वो थर्मामीटर लगाता है। तो पहले इस शुद्ध विलायक का क्वथनांक कैलकुलेट कर लिया जाता है। मतलब शुद्ध विलायक का क्वथनांक मान लो सपोज करो कितना आ गया T0। फिर उसमें क्या करते हैं कि ये होल होता है यहाँ, इस होल में से विलेय की इसमें मात्रा डालते हैं। जैसे ही आप विलेय की मात्रा डालोगे तो उसको हीट करेंगे तो उसका क्वथनांक मान लो विलेय का T1 मान लेते हैं और विलाय का क्या है T0 है। तो क्वथनांक में उन्नयन ΔTB क्या लिखोगे आप, विलयन का क्वथनांक माइनस T0। तो इसका ये अंतर कैलकुलेट कर लेते हैं और ये क्वथनांक में उन्नयन कैलकुलेट हो जाता है। और ये डायग्राम है इसका, तो यहाँ मेथड मैंने विधि लिख रखी है। इस विधि में क्या होता है, लैंड्सबर्ग विधि में दर्शाए अनुसार उपकरण, ये आपने जो अभी लिखा डायग्राम में देखा कि उपकरण ये होंगे जो मैंने लिख रखे हैं, क्लियर है। और इसमें होता क्या विधि में कि एक भीतरी क्वथनांक नली में 5 से 7 ml शुद्ध विलायक लेकर उसमें विलायक की वाष्प को प्रभावित करते हैं। यानी ये जो आपके पास इसको हीट करोगे इसमें वाष्प प्रभावित होगी, ठीक है। नली के गोल सिरे का वाष्प की द्रव
में सब और समान वितरण हो जाएगा। जैसे इसमें वाष्प बनेगी तो सारे यानी चारों तरफ जो होगा वाष्प का वितरण क्या होगा, सेम होगा इस डायग्राम में। और इसमें जब द्रव उबलने लगता है और तापमान स्थिर हो जाए तो थर्मामीटर की रीडिंग नोट कर लेते हैं। मतलब ये जो उबलेगा तो यहाँ पे जो थर्मामीटर लग रहा है इससे क्या ले लेते हैं, हम रीडिंग ले लेते हैं। इस प्रकार शुद्ध विलायक का क्वथनांक टी नोट ज्ञात कर लेते हैं। अब वाष्प प्रभाव बंद कर द्रव को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। उसके बाद विलय की एक तुली हुई मात्रा, मतलब आपको ये विलय की ग्राम में मात्रा, तुली हुई मात्रा W1 ग्राम होगी, ये क्वथनाली के मध्य छिद्र में प्रवेशित कराते हैं। मतलब यहाँ से प्रवेशित कराते हैं इसको, यहाँ एक होल होता है, कराते हैं और नली के प्रवेश और पुनः वाष्प प्रवाहित करके विलयन का क्वथनांक T1 ज्ञात कर लेते हैं। और दोनों के अंतर से डेल टीबी का मान ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं विलयन के क्वथनांक में से अगर विलायक का क्वथनांक घटा देते हैं तो उसके जो क्वथनांक में अंतर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक नली के विलयन का सही आयतन नोट करके उसका घनत्व ज्ञात कर लेते हैं और एक गणना करके विलय के W1 ग्राम ज्ञात कर लेते हैं। और यहाँ से M1 अणुभार पता होगा, जो आप विलय ले रहे हो उसका अणुभार, तो यहाँ से W1 कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें नहीं पता टेल भी अपन ने नोट किया उससे आ जाएगा, के बी वैल्यू आपको फिक्स होगी 1000 W1 विलय की ग्राम में मात्रा होगी। क्लियर है? तो ये है क्वथनांक में उन्नयन के निर्धारण की लैंड्सबर्ग विधि। और ये यूनिट आपकी इस टाइम खत्म हो गई है। थैंक यू।